Hello बच्चों, welcome to another lecture on the balance of payments unit. So as you can see on the screen, हमारे सामने है चैप्टर 11 which is your foreign exchange rate, right? तो याद करो, आपको जो मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट में आपके दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11 एंड 12. चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला चैप्टर हमने पिछले दो लेक्चर्स में खत्म कर लिया था. So today we are going to begin with another topic as such, अगर मैं कहूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो इसको डिटेल में देखेंगे और इसमें हमें क्या क्या करना है. वी विल सी थ्रू दैट, राइट. तो यहाँ पे एक चीज आपको बच्चों बता दूं, हालांकि आई विल बी टेलिंग यू अलोंग साइड व्हेन वी स्टार्ट विद दिस. यू कैन एक्सपेक्ट इजिली 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, तो वहां पे भी आपको 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे. सो 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से, 3 नंबर का यहाँ से, एज अ दिस पर्टिकुलर यूनिट इज फॉर 6 मार्क्स, राइट. सो बट लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल बी टेलिंग यू अलोंग साइड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपके सामने है स्क्रीन पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट. सो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. उससे पहले हम बात करें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों. फॉरेन एक्सचेंज वर्ड हमने कहीं जगह पे यूज भी किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट. तो याद करो, क्रेडिट वाज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट वाज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट योर फॉरेन करेंसी. तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है? डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए फॉर द इंडियंस इज इंडियन रुपी, राइट. इफ वी टॉक अबाउट अ फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज, तो यूएस का डॉलर, से फॉर एग्जांपल कुवैती दिनार, इफ यू टॉक अबाउट यूके पाउंड, दीज आर ऑल नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज फॉर अस. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज की मार्क कर लेंगे बच्चों जरा. तो यहाँ पे देखें, you have it over here. Just mark out the definition. So, foreign exchange refers to all the currencies other than the domestic currency of a given country. ठीक है. For example, India's domestic currency is Indian rupee, and all other currencies like US dollar, British pound, Kuwaiti dinar are foreign exchange for us. ठीक है, तो जापान का येन हो गया या चाइना का युआन हो गया, all those currencies. So any foreign currency is foreign exchange. ठीक है. अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो आपने कई बार, अगर न्यूज में भी ये चीज आती रहती है, पीछे कुछ टाइम से काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, हाईलाइट हो रही है ये चीज कि इंडियन रुपी हैज बीन फॉलिंग, राइट. सो फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, सो $1, 1 US डॉलर, यूएसडी जिसको हम लिखते हैं, सो एट प्रेजेंट इज से एट 94 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, इतना रेट है, राइट. So what does this mean? I am writing two values on either side of this equation, right? So $1 is equal to 94 rupees. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे को $1 खरीदना है, आई एम ट्रीटिंग डॉलर एज अ कमोडिटी. सो यहाँ पे कमोडिटी हो गई, और मार्केट हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील करती है फॉरेन एक्सचेंज के साथ. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को आप कमोडिटी समझें, फॉरेन एक्सचेंज इज ए फॉरेन करेंसी. तो जब मेरे को एज एन इंडियन, अगर मेरे को एक फॉरेन कमोडिटी खरीदनी है, फॉरेन कमोडिटी, फॉरेन गुड खरीदने के लिए मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रेड विद देम. सो फॉरेन करेंसी जब मैं खरीदने जाऊं, तो यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन आता है सामने कि मेरे को कितने रुपीस देने हैं इन ऑर्डर टू बाय वन फॉरेन करेंसी, राइट. तो इन ऑर्डर टू बाय $1 यूएस डॉलर, आई हैव टू पे से 94 रुपीज. ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया? बड़ी सिंपल सी भाषा में, प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी. यही बता रहा है मेरे को कितने रुपए देने हैं, 94 रुपीज देने हैं, और बदले में मेरे को $1 मिल जाएगा. तो ये एक्सचेंज रेट क्या हुआ? दिस इज द प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी. ठीक है, जो हमने एक्सप्लेन किया. दिस इज वन मीनिंग ऑफ इट. The other way to put it across same concept. So foreign exchange rate is the rate at which one currency can be exchanged for another currency. So अगर मैंने ये example लिखा, what did I say? I wish to exchange rupees for dollars. तो मैं कितने रुपए दूं ताकि मेरे को $1 मिल जाए? मैं यही कर रही हूँ ना. ठीक है, आई एम ट्रेडिंग, आई एम ट्रांजैक्टिंग rupees for $1. So rate at which one currency can be exchanged for another currency, that rate is nothing but your foreign exchange rate. ठीक है, I hope you are clear with something. So यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन मार्क करेंगे. So
तो यहाँ पे देखो आपको डेफिनेशन मिल रही है, दोनों डेफिनेशंस मार्क कराऊंगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। ठीक है, ये दिस वाज द लेटेस्ट, द लास्ट डेफिनेशन व्हिच आई टॉक्ड अबाउट। इट represents द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा था $1 94 रुपीज का है, सो प्राइस ही बता रहे हैं हम, $1 का प्राइस कितना है, 94 रुपीज। जैसे हम इंडिया में अगर कोई भी चीज खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीदते हो, हर चीज के पीछे रुपीज में प्राइस लिखा हुआ है। फर्क अब सिर्फ इतना हो गया बच्चों, यहाँ पे आपने हमेशा ये सोचना है कि फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो खरीदने जा रहे हैं क्योंकि बाहर की कोई चीज खरीदनी है, इसीलिए। डॉलर खरीद के हम घर में तो रख नहीं लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर मेरे को फॉरेन ट्रांजैक्शन करनी है, आई नीड एज अ फर्स्ट थिंग इन फर्स्ट प्लेस फॉरेन करेंसी, तो वो खरीदने जाएंगे, तो उसके लिए जो कीमत चुकाएंगे, जो पैसे देंगे, दैट इज नथिंग बट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? तो ये समझने के लिए याद रखना, और ये डेफिनेशन आपकी लिखने के लिए हो गई। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। बुक में अगर आप देखें, आपको डायरेक्टली करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन मिल रहा है। आई नॉट टॉक अबाउट दिस नाउ, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, वो वाली चीज मैं इसके बाद करूंगी। सो अब आपके सामने है बच्चों एक टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, या एक्सचेंज रेट सिस्टम, या रिजीम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप्स, मेन थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम्स और द रेट्स व्हाट वी हैव इज, और इसको आप इंपॉर्टेंट करके मार्क करना। इस पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, अगेन फॉर अ 3 मार्कर, राइट? ठीक है, बाकी यहाँ पे इस वाले चैप्टर में एनालिटिकल क्वेश्चंस भी काफी बनेंगे, उनकी बात थोड़ा बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स, द एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। सो फर्स्ट वन जैसे आपके सामने है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज द पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा flexible, also called as floating exchange rate system. The third one is a mixture of the first and second, right? So this is a mix. तो नाम में क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड इज मैनेज्ड, आई कम टू दैट। फ्लेक्सिबल नाम में ही आ गया, फ्लोटिंग, एंड द थर्ड वन इज अ हाइब्रिड और अ मिक्स ऑफ द अदर टू। अब इसका मतलब क्या है, एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं। सो अभी हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने कहा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी, या प्राइस ऑफ से फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, राइट? तो अगर बेटा मैं प्राइस की बात कर रही हूं, तो याद करो, अब जैसे 11th में भी पढ़ चुके हो, प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? प्राइस या तो डिटरमिन होगा बाय द मार्केट फोर्सेस, ठीक है, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, याद करो, माइक्रो में चौथे यूनिट में पढ़ चुके हो, राइट? सो प्राइस इज ईदर डिटर्मिन्ड थ्रू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और अगर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस काम नहीं कर रहे, देन द प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन में पढ़ा था, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। हालांकि वो कंसेप्ट अलग थे, बट यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं फॉरेन करेंसी का प्राइस, यहां पे भी सेम सिचुएशन आ गई। फॉरेन करेंसी का प्राइस अगर गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का प्राइस विच इज योर फॉरेन एक्सचेंज रेट, इफ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, देन दैट इज टर्म्ड एज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि उसको गवर्नमेंट फिक्स करके चल रही है। ठीक है, तो वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो गया, राइट? बट अगर वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमिन हो रहा है, तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वी लुक इनटू ऑल दोस डिटेल्स, राइट? सो जब मार्केट फोर्सेस बच्चों डिटरमिन करती हैं, तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस लेक्चर में प्राइमरीली आई विल बी कवरिंग द दीज टू ओनली, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, इन ग्रेटर डिटेल। तो इसमें क्या क्या हमें करना है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ब्रॉड आइडिया आई गेस आपको क्लियर हो गया। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम which is regulated or determined by the government, flexible exchange rate system which is determined by the market forces, right? So itna to begin with, let us see further. So now
तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बात बताई, यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पर जो डेफिनेशन मार्क करेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system in which the exchange rate for a currency is fixed by the government। ठीक है। अब इसके नीचे जो आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेन 4 पॉइंट्स, ठीक है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, फीचर्स कह सकते हो। तो अब यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखो, ये वाला। सो दिस वन, राइट। सो फोर्थ बुलेट पॉइंट आपका जो बुक का है, मार्किंग दिस एज पॉइंट नंबर 1। ऊपर तुमने डेफिनेशन लिख दी। पहला पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जैसे अगर मैं कहूं इन टर्म्स ऑफ से यूएस डॉलर, पहले के टाइम में होता था इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, राइट। सो वो सारे सिस्टम्स आपके डिटेल में, आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में, हालांकि उनका मेंशन है गोल्ड स्टैंडर्ड, द ब्रेटन वुड सिस्टम, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट एंटायर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना कहा गवर्नमेंट फिक्स करके चल रही है, और क्योंकि इसका दूसरा नाम हमने पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला है, तो पेग करना मतलब किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ उसको एक टाई अप कर देना, बांध देना, ठीक है। सो अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, सेकेंड पॉइंट, दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड और सिल्वर, अदर प्रेशियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी, जैसे आपको यूएस डॉलर का एग्जांपल दिया, और इवन सम इंटरनेशनली अग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो गोल्ड में था तो गोल्ड स्टैंडर्ड था, यूएस करेंसी आई, यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग किए गए, तो उसको ब्रेटन वुड सिस्टम बोल दिया। सो देयर हैव बीन डिफरेंट वेज टू फॉलो इट, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट बच्चों जो आपका बुक में पहला पॉइंट है, द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम, the basic purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movements। ये आपका इसके मेरिट्स में भी आ जाता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे ही हम कहें फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया गवर्नमेंट ने, उसमें फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो जैसे अगर आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर महंगा हुए चले जा रहा है ना, और द इंडियन रुपी हैज बीन फॉलिंग, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है हमारे लिए? सारे जो इम्पोर्ट्स हम यूएस से कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट्स हैं, एनीथिंग, सो ऑल दोज थिंग्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। हमारे लिए डॉलर वाली सारी चीजें महंगी हो रही हैं, तो हमारे लिए उनके साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी खराब होगा। डू वी एग्री विद दिस, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, स्टेबल कर दिया, प्राइस फिक्स हो गया, उसके बिल्कुल इर्द गिर्द, उसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो फ्लक्चुएशन नहीं होगी या स्टेबिलिटी होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, उन्हें पता है प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं होगा, सो इट विल बी इजियर फॉर देम, कि अनसर्टेनिटी नहीं है मार्केट में, राइट। तो इट विल इजियर फॉर देम टू कैरी ऑन द ट्रांजैक्शन। सिमिलरली कैपिटल मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने बाहर घर खरीदना है, ठीक है, तो मैंने अगर यूएस में घर खरीदना है, तो जिससे खरीदूंगी उसको डॉलर में पेमेंट करूंगी। और अगर जब मैंने नैरो डाउन किया कि ओके आई हैव टू परचेज दिस होम, अब उसके बाद ये हो जाता है कि यूएस का डॉलर इज बिकमिंग एक्सपेंसिव, डॉलर महंगा हुए चले जा रहा है, तो क्या होगा, क्या वो डील करना मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, बिकॉज डॉलर इतना महंगा हो गया कि उसकी वजह से उस घर की जो कीमत है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है मेरे को आईडीए ड्रॉप करना पड़े, बिकॉज इट इज गोइंग बियॉन्ड माई बजट, राइट। सो फ्लक्चुएशंस जब भी प्राइसेस में होती हैं, याद करो बेसिक ऑफ माइक्रो एज वेल, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वही वाली चीज है। बट अगर प्राइस स्टेबल रहेगा, सो देन यू विल हैव अ स्टेबिलिटी इन दी ट्रेड और द कैपिटल मूवमेंट्स, ठीक है। सो बेसिक पर्पस, ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है इसका, जो आगे मेरिट्स में पढ़ेंगे। सो इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। फोर्थ वन बच्चों, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये मार्क करेंगे, टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अंडरटेक्स, यहाँ पे मैं इसको काट के सेल करूंगी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। टू अचीव स्टेबिलिटी गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू सेल
foreign currency when the exchange rate becomes weaker and buy, I'm making this buy foreign currency when the exchange rate gets stronger. अब इसका क्या मतलब है? मैं आपको इसका नया वाला वर्जन भी दिखाऊंगी जो न्यू वाली बुक में है, और ये वाला एक्सप्लेन दोनों कर देती हूँ दोनों तरीके से, विच एवर यू फाइंड इजियर। समझ आना चाहिए, वो एक जरूरी चीज है। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, आसान लगे, वो याद कर ले, ठीक है। जब मैं कहूं, यहाँ पे हमने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी, एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर। तो वीक एक्सचेंज रेट बच्चों, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, ठीक है। तो वीक एक्सचेंज रेट मतलब, अगर इंडियन रुपी की बात करूं, इंडियन रुपी इज डोमेस्टिक करेंसी फॉर अस, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर रही है, राइट। तो मान के चलो, द एग्जाम्पल इज फिक्स एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, गवर्नमेंट इज फिक्सिंग $1 एट 70 रुपीज, 70 रुपए का $1, ठीक है। गवर्नमेंट ये प्राइस मेंटेन करके चलेगी, तो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है से बिकॉज ऑफ आर इंक्रीजिंग ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम देम, जस्ट एज एन एग्जांपल। तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी बच्चों, तो क्या होगा? जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, 11th का अगर याद करो, बेसिक ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा डॉलर की डिमांड बढ़ रही तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस 70 ना होके 70 से ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल इम्प्लाई इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर, विल इम्प्लाई के 70 पे ना रह के जो डॉलर का प्राइस है 70 से ऊपर जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, 75 हो गया, ठीक है। बट फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम है, 70 से ऊपर जाके 75 हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करे कि प्राइस वापस नीचे आ जाए, टुवर्ड 70 आ जाए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है ना, तो डॉलर मार्केट में सेल कर देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, बिकॉज आरबीआई एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से निकाल के डॉलर सप्लाई करेगा या सेल करेगा मार्केट में, और बदले में डोमेस्टिक करेंसी या इंडियन रुपी खरीद लेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ईज दिस सिचुएशन, और ये वाली कौन सी सिचुएशन है? दिस इज अ वीक एक्सचेंज रेट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ वीक एक्सचेंज रेट। वीक क्यों हो गया एक्सचेंज रेट? बिकॉज आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ज्यादा रुपी देना पड़ रहा है ना फॉर द सेम डॉलर, तो इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई है, गिर गई, राइट। So in order to improve upon this situation, the central bank or the government, what they will do, they will supply more of, or they will sell more dollars, ठीक है। और बदले में क्या खरीद लेंगे? They will buy the domestic currency. आई होप यू आर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको तभी ये चेंज कराया। सो दे विल सेल फॉरेन करेंसी विच इज द यूएस डॉलर इन माई एग्जाम्पल व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर, ठीक है। दूसरा पार्ट अगर इसका आपको समझाओ, अनदर वन, दी जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। अगर मैं कहूं स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट, तो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट बच्चों इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था, ये वाली सिचुएशन वाज अ वीक एक्सचेंज रेट। वीक एक्सचेंज रेट मतलब डोमेस्टिक करेंसी वीक हो गई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट मतलब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो फॉर एग्जाम्पल $1 स्टैंड्स एट 65 रुपीज, ठीक है। तो इसमें डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग है ना, हम कम इंडियन रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं और सेम $1 खरीद पा रहे हैं, राइट। तो इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट। सो अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है, इसका क्या मतलब है? डॉलर की डिमांड कम हो गई, है ना। तो डॉलर की डिमांड कम है, तभी डॉलर का प्राइस गिर गया ना। पहले डॉलर का प्राइस गवर्नमेंट कितना रख के चल रही है? $1 70 रुपए का। डॉलर की डिमांड कम हो जाती है, उसका प्राइस गिर जाता है, वही डॉलर 65 का हो जाता है। तो गिवन अ फॉल इन डिमांड, देयर हैज बीन अ फॉल इन डिमांड फॉर द डॉलर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन रुपी सेल करेगी, राइट, और डॉलर बाय बैक कर लेगी, क्योंकि लोगों को डॉलर नहीं चाहिए, रुपी चाहिए। तो व्हाट द आरबीआई विल डू, इट विल सेल द डोमेस्टिक करेंसी और बाय द फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको कराया, एंड बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज गेट्स स्ट्रोंगर। आई होप वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, ये चीज समझ आई।
थोड़ी सी नई टर्म्स थी, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स थी, पर इतना मुश्किल नहीं है। तो तभी अगर बेसिक यहाँ पे ना बेस्ट यही रहता, आप एग्जाम्पल लेकर समझो, और जैसे ही आपके सामने कोई स्टेटमेंट आए, यू जस्ट ऑलवेज टेक अप दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अगेन एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं। टू अचीव स्टेबिलिटी, government undertakes to sell foreign currency when the exchange rate becomes weaker and buy the foreign currency when the exchange rate becomes stronger। और ये तभी पॉसिबल है, अगर मैंने यहां पे कहा इस सिचुएशन में इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डॉलर सप्लाई कर देता है और डोमेस्टिक करेंसी ले लेता है, या यहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीद लेता है, तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी आर मेंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो ये पहले के टाइम में होता था। ओवर द ईयर्स विद इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेड, मेंटेनिंग सो मच ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जस्ट फॉर दिस पर्पस, कि सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करें, वो बहुत मुश्किल है, दैट्स नॉट ऑप्टिमम एज वेल। सो अगला पॉइंट इसी के साथ क्लब कर देंगे। सो ये वाला पॉइंट बच्चों इसी में आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। तो अगर हमें सप्लाई करना है फॉरेन करेंसी या बाय बैक करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज or the foreign currency in order to stabilize the foreign exchange rate. I hope we have understood this exchange rate regime, fixed exchange rate या pegged exchange rate आपको समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने बच्चों आपको डेफिनेशन कराई है। डेफिनेशन क्या कहती है? एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और मैंने आपको 4 फीचर्स कराए हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना बॉक्स आपको दे रखा होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, यू मे रीड इट। बिल्कुल बेसिक ब्रीफ आपको मैंने बता दिया। सो गोल्ड स्टैंडर्ड में इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होता था, ब्रेटन वुड्स सिस्टम में इन टर्म्स ऑफ द यूएस डॉलर होता था। हालांकि ये वाला डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर हमने कहा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट इज सेट बाय और डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो चेंज भी तो इसको गवर्नमेंट ही करेगी ना बच्चों, फिर, है ना। तो चेंज इन फिक्स एक्सचेंज रेट इज अगेन डन बाय गवर्नमेंट। और चेंज दो किस्म का हो सकता है, या तो एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया जाए, एक्सचेंज रेट कम कर दिया जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है, एक हम कहते हैं डीवैल्यूएशन एंड द अदर इज रीवैल्यूएशन। दीज आर दी टर्म्स, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन, डी फॉर डिक्रीज, याद रखो, ठीक है। आर फॉर रिवाइज, तो डिक्रीज कर दी वैल्यू। अगर मैं कहूं डीवैल्यूएशन इज नथिंग बट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अपनी गवर्नमेंट के पास जो हाथ में क्या है, अपनी करेंसी की वैल्यू को निर्धारित करना, राइट। सो डीवैल्यूएशन इज नथिंग बट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विज़ावी फॉरेन करेंसी। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ। तो अगर मैं कहूं पहले $1 का था, अब $1.75 का हो गया, तो इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई ना, डिक्रीज इन वैल्यू। यहाँ पे ये मत आप देखो। आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि हम ये देख रहे हैं कि पहले 70 था, 75 हो गया, तो ये तो इंक्रीज हुआ नहीं। इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई बेटा, क्यों? क्योंकि पहले हम ₹70 दे के सेम $1 खरीद पा रहे थे, पर अब मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वही डॉलर खरीदने के लिए, तो मेरी करेंसी इंडियन रुपी की वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन इज वैल्यू घटाना, राइट, डिक्रीज इन द वैल्यू। रीवैल्यूएशन इज रिवाइजिंग, सो मेकिंग इट गो अपवर्ड, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में हम क्या कहते हैं? दिस इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं, पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले $1 70 का था, अब $1.65 का हो गया। तो इंडियन रुपी क्या हुआ? इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई। पहले मैं $70 दे के $1 खरीद पा रही थी, पर अब मेरे को कम रुपए देने पड़ रहे हैं सेम $1 खरीदने के लिए। तो इंडियन रुपी इज at a stronger position now, right? So this is nothing but revaluation
which is again done by the government. I hope we have understood devaluation and revaluation. ठीक है, यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। अब ये करते क्यों है, इनका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूँ डी वैल्यू करी करेंसी, ठीक है, वैल्यू गिरा दी, वैल्यू क्यों गिराएंगे, क्या फायदा है, एक बड़ा क्लियर फायदा है यहाँ पे। तो इंडियन रुपए की वैल्यू गिरी, इसका क्या मतलब है, फॉरेनर्स के हिसाब से सोचो। फॉरेनर्स यानी यूएस वाले इन दिस एग्जांपल, पहले उन्हें $1 खर्च करके 70 मिल रहे थे, अब उन्हें सेम $1 खर्चा करके ज्यादा मिल रहा है। तो मतलब उनके लिए हमारी कमोडिटी चीपर हो गई, है ना, उनकी वैल्यू गिर गई, राइट। यूएस का डॉलर स्ट्रांग हो गया, हमारी करेंसी वीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस जो फॉरेनर्स की तरफ से डिमांड है, राइट, दे आर एबल टू गेट मोर ना, सेम डॉलर में उन्हें ज्यादा मिल रहा है, तो सिंपल सी भाषा में क्या होगा, उन्हें ज्यादा मिल रहा है तो वो हमारी चीजें सस्ती होने की वजह से ज्यादा खरीदेंगे। सो दिस विल इम्प्लाई दैट डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स और व्हाट वी कॉल एज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो अगर गवर्नमेंट डी वैल्यूएशन करती है करेंसी की, जो इंडिया ने की थी 1991 में, या अभी आप लेटली एग्जांपल अगर लो, चाइना ने की थी आई गेस इन 2015। सो the prime aim to devalue the currency is nothing but to increase exports and improve upon exports। improve होंगे, इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बेटर हो जाएगी। याद करो बीओटी पढ़ा था, ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सुधार होगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। सो devaluation leads to an increase in the exports, ठीक है, but on the contrary if you talk about revaluation, looking at this example, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 70 रुपए का $1 पहले था, अब $1 सस्ता हो गया, 65 का हो गया। तो डॉलर हम लोगों के लिए, है ना, रेजिडेंस, डोमेस्टिक रेजिडेंस के लिए सस्ता हो गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल demand more of dollar because dollar is cheaper now, right, and the commodities defined in terms of dollar, जो foreign commodities हैं डॉलर में जो defined है वो सस्ती हो गई। so this will imply an increase in demand for the foreign goods, ठीक है, या यहाँ पे स्पेसिफिकली डॉलर की बात अगर करें तो, राइट, और इंपोर्ट्स, ठीक है, तो इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। आई होप वी आर क्लियर, ठीक है। तो devaluation leads to increase in exports, however revaluation leads to increase in the imports, ठीक है। तो we are done with this part, right, fixed exchange rate system। अभी ये वाला हम नहीं कर पाएंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल में आएगा, वो हम बाद में करेंगे। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू द फ्लेक्सिबल वन, लेट मी कंप्लीट द फिक्स्ड पार्ट, ठीक है। तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए हम शेयरिंग अनदर डॉक्यूमेंट, बिकॉज जो, अगर आप ये वाला देखो यहाँ पे आपको मैंने, when I showed you this is the पुराना version, right, the scan which I have, so this was given in the power booster। तो अगर किसी के पास पुरानी किताब है उसमें इसमें होगा, नए वाले में चैप्टर में अंदर ही दे रखा है। so this I had asked for one of my passed out students। so यहाँ पे आप देखें मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी करने हैं बच्चों, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के, ठीक है। तो पहले हमने फिक्स की बात कर ली, फिक्स समझ लिया, उसके चेंजेस देख लिए, गवर्नमेंट सेट करती है, किस लिए करती है, और उसके चेंजेस देख लिए, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। सो कमिंग टू द मेरिट्स नाउ, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लास में बता रखा था, शी हैज आल्सो मार्क, दिस कैन बी अ 3 मार्क का क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स में यहाँ पे आपको मार्क करा दूंगी टू बी ऑन सेफर साइड, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाए तो, ठीक है। तो पहला वाला जो हम फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अनडाउटेडली एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करके चल रही है, स्टेबल रहेगा, देयर विल बी नो फ्लक्चुएशंस एट ऑल, राइट। सो दैट्स द होल सोल पॉइंट ओवर हियर। सो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, स्टेबिलिटी होगी तो अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट विच प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। सेकेंड वन, तो ऊपर वाला ही पॉइंट दोबारा यहाँ पे रिपीट होगा with another one, right? So we'll talk about international trade as well. We'll talk about promotes international investment.
ठीक है। याद करो जो हमने फीचर्स पढ़ा था, कैपिटल मूवमेंट की बात की थी। व्हेन आई गेव यू द एग्जांपल, इफ आई हैव टू बाय अ हाउस से इन यूएस, तो हो सकता है मेरा पूरा बजट ही आउट ऑफ प्लेस चला जाए, गेट्स अफेक्टेड नेगेटिवली, अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हुए चले जा रहा है तो, राइट, आर करेंसी इज गोइंग डाउन। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो इट क्रिएट्स कंडीशंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल between nations. Both lender and borrower will not be prepared to lend or borrow in order to make long term investments if they are not sure about the rate of exchange, right? So uncertainty rate of exchange की रहेगी, तो जो फॉरेन कमिटमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, उनमें डिफिकल्टी होगी, राइट? सो फॉर दैट रीजन स्टेबिलिटी इज मच नीडेड. सो स्टेबल एक्सचेंज रेट प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तीसरा वाला, जैसे मैंने यहाँ पे कह रहा, थर्ड पॉइंट आप ये वाला प्रेफर करें, फोर्थ में ये वाला भी लिख सकते हैं. पहले यही डिस्कस करते हैं. प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, अभी ऊपर भी हमने बात की. स्टेबल प्राइस रहेगा, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, तो इट विल प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड. अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो रही है, देन उसकी डिमांड कहीं ना कहीं हम कम कर देंगे, तो ट्रेड इफेक्ट होगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. So it creates confidence among the people that the existing rate will continue in future. As a result, foreign trade of a country flows more quickly and smoothly. तो stability होगी तो foreign trade smooth रहेगा and it will be more certain, right? Next one, prevent speculative activities. Speculation या speculative activities क्या होती है बच्चों? जैसे हम स्टॉक मार्केट का अगर एग्जांपल दो, सो इफ वी से यू बाय शेयर्स टुडे, और आपने वो शेयर खरीदा जिसका प्राइस कम है, यू आर वेटिंग फॉर सम न्यूज, एंड आपको पता है कि इन नियर फ्यूचर, इन द टाइम्स टू कम, इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा. ठीक है, तो कम प्राइस पे, कम दाम पे मैंने शेयर आज खरीदा, और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा मैं एकदम बेच दो उसको. ठीक, तो जब मैं उसको बढ़े हुए प्राइस से बेचूंगी तो मैंने क्या कमाया? मैंने कैपिटल गेन कमाया. शुड नॉट बी कॉलिंग इट प्रॉफिट, दैट्स अ कैपिटल गेन. वी हैव स्टडीड दैट अर्लियर, राइट? तो ये वाला जो एक्टिविटी है, दिस इज नथिंग बट स्पेक्यूलेशन. ठीक है, और स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी, बाइंग एट अ लो प्राइस, एंड व्हेन द प्राइस गोज अप तो हम उसको बेच दें, और इसके थ्रू हम एक्चुअली आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट करके प्राइस बढ़ा भी सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स, राइट? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रिवेंट स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज. प्रिवेंट कैसे हो जाएगा? बिकॉज जो प्राइस है वो तो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, इट्स नॉट फिक्स बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो आप अपनी किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी तरीके से आप प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज बीइंग फिक्स्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो यहाँ पे हम इसी चीज की बात कर रहे हैं. एज एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज or transactions in the foreign exchange. ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद द 4 points ऑफ मेरिट्स बच्चों जो हमने पढ़े हैं. ठीक है, तो 4 points हमने पढ़े हैं, तो आप चारों यहाँ पे कर लेना. यू कैन एक्सपेक्ट अ 3 और अ 4 mark का क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली अ 3 mark का क्वेश्चन. अब आते हैं हम डी मेरिट्स पे, राइट? डी मेरिट्स. पहला डी मेरिट जो हमने फीचर्स में भी बात की थी, स्टेबिलिटी के साथ ही क्या अटैच था? ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिक्वायर्ड. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपको ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे, तो वो प्रॉब्लम क्यों, उसको हम बता रहे हैं. बिकॉज आप पैसा ब्लॉक करके रख रहे हो ना. जस्ट टू मेंटेन अ स्टेबल प्राइस यू हैव टू मेंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अदरवाइज यू कैन यूटिलाइज दैट मनी ऑप्टिमली, से in other areas for investment, right? So government has to maintain large reserves of foreign currencies to maintain the exchange rate at the level fixed by it. ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था, इसमें कुछ नया नहीं है. It restricts the movement of capital in different parts of the world and hampers international growth, right? Because we are simply putting up funds for one purpose, which is stability of the exchange rate. ठीक है. Second one, difficulty in fixing the exchange rate. अब ये अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था $1 70 का, ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था. तो अगर ये फॉर एग्जांपल हमने कहा
ये प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया, तो किस बेसिस पे हम ये फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं कहूं एक लेवल टू कम अप विद वन पर्टिकुलर लेवल, वन पर्टिकुलर रेट, एक्सचेंज रेट इज डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज वहां पे ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैंने ये ना करके मैंने ओवर वैल्यू कर दिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पुरानी वाली वैल्यू से ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इफ आई डू दिस, राइट, सो $1 इज 65, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा के कर दिया, राइट? तो डोमेस्टिक करेंसी इज मोर वैल्यूएबल, आई हैव टू स्पेंड लेस रुपीज फॉर द सेम डॉलर, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। डू वी एग्री विद दिस? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूं $1 70 की बजाय से फॉर एग्जाम्पल से 75 और एन 80, राइट? तो इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी? दिस विल इंप्लाई माई एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड बीओपी विल हैव अ सरप्लस। बट इसकी वजह से क्या होगा? ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं मतलब हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से भी। और अदरवाइज डॉलर महंगा हो गया ना, $1 75 का, ठीक है? तो डॉलर महंगा मतलब इंपोर्ट्स महंगे, जो इंडिया के केस में आज के टाइम में सिचुएशन है। तो इंपोर्ट्स महंगे होंगे, तो दिस विल अगेन इम्प्लाई वी आर इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन। ठीक है। सो एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी वाली बात है, पर इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस रहेगा। तो वही वी हैव टू वे आउट, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, तो वी हैव टू वे आउट के एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट अगर हम जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक रहेंगी इकोनॉमी के लिए। ठीक है। सो पॉइंट देखें एक बार। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन द लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट शुड बी फिक्स्ड. There may be undervaluation or overvaluation of the currency. If the exchange rate is fixed at a level which is lower than the market level, right? तो अगर मार्केट लेवल ये है, ठीक है, और हमने इससे कम दाम फिक्स कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन। ठीक है। इफ इट इज हायर देन द मार्केट लेवल, 70 था 75 पे कर दिया, देन इट मे क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर विच आई टॉक्ड अबाउट हियर बिकॉज ऑफ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वाला हिस्सा छोड़ भी सकते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हाईलाइट करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट विच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट, समझ आ गया? नाउ मूविंग ओवर टू द थर्ड वन। सो तीसरा जो हमारा डीमेरिट है, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। अब यहाँ पे हम इसका क्या मतलब है? अभी तुम पढ़ रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट और यहाँ पे कह रहे हैं एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स्ड। दिस implies simply depending upon the situation of the economy, right? गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, इंडिया के केस में 1991 में बीओपी का सिवियर क्राइसिस था। वी वर नॉट हैविंग सफिशिएंट फंड्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो उस टाइम बीओपी को डेलिबरेटली इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने डी वैल्यू कर दी, करेंसी इंडियन रुपी को डी वैल्यू कर दिया, या चाइना ने डी वैल्यूएशन करी 2015 में, राइट? सो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था। तो अगर गवर्नमेंट फिक्स कर भी रही है, सो नीड बेस्ड डिपेंडिंग अपॉन द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। ठीक है। तो इट्स नॉट दैट रिजिड। सो पेक्ड और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड. Often fluctuations in the international commodity prices and problems in the balance of payments compel countries to bring changes in the exchange rate. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, this makes it difficult to keep the exchange rates fixed. ठीक है। तो ऐसा नहीं है 100% फिक्स है, सिचुएशन बेस्ड है। अगर हमें जरूरत लगेगी तो गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर देती है। ठीक। आई होप बच्चों वी आर क्लियर विद the three demerits of the fixed exchange rate system. So with this, we have done the fixed exchange rate system, meaning the four characteristics or the features. मैंने changes की बात की, devaluation और revaluation both are done by the government, and merits and demerits. ठीक है? So having done this part, now let me switch over back to
जो हमने अगली चीज करनी है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये बच्चों बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो याद करो, शुरुआत में आपको मैंने कहा या तो प्राइस फिक्स करेगी गवर्नमेंट, जो फिक्स में हमने पढ़ा, या इट्स ऑन टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई जब करे, मार्केट फोर्सेस जब करेंगे डिमांड और सप्लाई, दैट्स योर फ्लेक्सिबल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अब दिस इज पोल्स अपार्ट जस्ट कंप्लीटली ऑपोजिट टू द फिक्स सिस्टम। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। जैसे फिक्स में सिर्फ गवर्नमेंट 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 की हम बात कर रहे थे, वहां पे मार्केट फोर्सेस का जिक्र ही नहीं होता। फ्लेक्सिबल में जस्ट ऑन टू द मार्केट फोर्सेस, राइट। सो डेफिनेशन पढ़ेंगे, मार्क करें। फ्लेक्सिबल exchange rate system refers to a system in which exchange rate is determined by forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market, ठीक है। इसका डिटर्मिनेशन डिटेल में है, वहां पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपको माइक्रो की प्राइस डिटर्मिनेशन की लगेगी, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट पॉसिबल नाउ। सो यहाँ पे फीचर्स मार्क कर लेंगे, 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं। So, first point, I will be choosing the last one of the book. ठीक है? The exchange rate is determined by the market, that is through interactions of thousands of banks, firms, and other institutions who are into this exchange process, seeking to buy and sell currency for purposes of making transactions in the foreign exchange. ठीक है? तो पॉइंट छोटा अगर कर दें, आसान कर दें, आप यहाँ पे सिर्फ ये भी लिख सकते हो, एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय the market, that is through या market forces of demand and supply. You can just simply write that also, जो हमारे हमने ऊपर जिसकी बात करी है, ठीक है। Point number 2 will be this one. The value, first point, the value of currency is allowed to fluctuate freely, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन होगी डेफिनेटली। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, राइट, आई एम नॉट मेकिंग द डायग्राम बिकॉज इकट्ठे में इतना सब कुछ नहीं बताना चाहूंगी, सिर्फ बेसिक आपको रिमाइंड करा रही हूँ। मतलब सप्लाई सेम है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है ना। या डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाता है, सेम वे। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, ये वाला, देर इज नो ऑफिशियल और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये मैंने आपको शुरुआत में कहा, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एब्सोल्युटली जीरो, ठीक। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो फिक्स को हमने पेग्ड बोला था, फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप यू आर क्लियर विद द 4 फीचर्स, ठीक। तो अब इससे पहले हम आगे जाएं, फिक्स और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस देके यहीं पे बता देती हूँ। तो फ्लेक्सिबल में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर चेंज आएगा, ठीक है, तो चेंज फिर से 2 किस्म के होंगे, या तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है। तो वी हैव, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, यहाँ पे हमारे पास है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है वो गवर्नमेंट कर रही थी, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ठीक। सो अगेन डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डिक्रीज। सो डिक्रीज ना, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज तो गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे फॉल, राइट। सो इफ there is a fall in the value of domestic currency, fall in value of domestic currency vis-a-vis foreign currency, ठीक है, तो क्या होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यही होता है ना, फॉल इन द वैल्यू, राइट। फिर एग्जाम्पल फिर से अगर वही वाला लूं, पहले $1 70 का था, ठीक है, अब $1 75 का हो गया। इंडियन करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी, उसकी वैल्यू गिर गई, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, जो हमने डीवैल्यूएशन में पढ़ा था, डॉलर आपका क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया, और जो फॉरेनर्स हैं, जो यूएस वाले हैं, उनके लिए इंडियन रुपी सस्ता हो गया। सो आवर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो इफेक्ट बच्चों बिल्कुल सेम है, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का, आई रिपीट, इफेक्ट इज कंप्लीटली सेम, बोथ लीड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड thereby improving the BOP situation of the country. However, devaluation and depreciation are not same conceptually.
Devaluation is decrease in the value domestic currency which is done by the government, और depreciation is decrease in the value domestic currency vis-a-vis foreign currency due to मार्केट फोर्सेस. यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, प्लीज रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे ना कई बार एक 3 नंबर का क्वेश्चन आया है कई बार बोर्ड में भी, और तो वो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट ही देता है कि आर डीवैल्यूएशन and devaluation and depreciation one and the same thing? क्या ये दोनों सेम है? ठीक है, तो आपसे स्टेटमेंट पूछी है, तो वन एंड द सेम थिंग, या स्टेटमेंट दी है दे आर वन एंड द सेम थिंग, डू यू अग्री? तो जस्टिफाई और एक्सप्लेन, राइट? सो एक्सप्लेन. ठीक है, तो अगर आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो फॉर श्योर ऑलवेज डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन वन एंड द सेम थिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट है. तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? दोनों का एक एक करके मीनिंग लिखेंगे. ठीक है, कि डीवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, दोनों का आपने मीनिंग बताना है, राइट? उसके बाद दोनों का इम्पैक्ट सेम है बट दे आर डिफरेंट बिकॉज दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट, दिस इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस. दैट इज ऑल यू नीड टू राइट. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. डेप्रिसिएशन समझ आ गई. एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज, एप्रिशिएट, इंक्रीज इन द वैल्यू, राइट? सो एप्रिसिएशन इज जस्ट द ऑपोजिट जो हमने रीवैल्यूएशन में पढ़ा था, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ domestic currency vis-a-vis foreign currency due to the market forces. I hope it's visible. Is it? Due to the market forces. ठीक है, एग्जाम्पल फिर से बच्चों वही वाला रहेगा. $1 पहले 70 का था, अब $1 65 का हो गया, तो इंडियन रुपी अप्रिशिएट कर गया, वैल्यू हमारी इंडियन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की बढ़ गई. इसका रिजल्ट क्या रहेगा? जो रीवैल्यूएशन का था, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, और बीओपी खराब हो जाएगा हमारा बिकॉज इंपोर्ट्स बढ़ गए, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो बिफोर आई डू दिस फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का डिफरेंस, आई एम अगेन स्विचिंग ओवर टू द फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल के मेरिट्स और डिमेरिट्स. ठीक है, पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल मूव ओवर टू द अदर पार्ट. सो बच्चों मेरिट्स पे हम आ जाए. मेरिट्स, अब यहाँ पे पॉइंट्स आपको पढ़ के पता चलेगा जो डी मेरिट्स थे कहीं ना कहीं, ठीक है, फिक्स्ड के, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना, फिक्स और फ्लेक्सिबल. जो उसके डी मेरिट्स है वो इसके मेरिट्स हैं, जो उसके मेरिट्स है वो इसके डी मेरिट्स हैं. ठीक है, तो लेट अस लुक एट द पॉइंट. सो मेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. फर्स्ट वन, पहला मेरिट ही क्या कह रहा है? मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल. इक्विलिब्रियम कैसे? तो डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाते हैं टू मेंटेन समवेयर द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, राइट? वहां पे कौन कर रहा था? वहां पे गवर्नमेंट कर रही थी. ठीक है, so flexible exchange rate is self-adjusting because of the mechanism of the market forces and automatically removes the disequilibrium in the balance of payments. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिसिट वाली सिचुएशन, disequilibrium is deficit in the balance of payments, right? So it eliminates the problems of overvaluation and undervaluation of currency. जो याद करो हमने उसके डीमेरिट में पढ़ी थी कि कहाँ पे फिक्स करें, ओवरवैल्यूएशन या अंडरवैल्यूएशन होगी तो दैट विल somewhere affect the balance of payment situation of any country, right? तो उसको ओवरकम करने के लिए always the market system, right? Market force of demand and supply, they are always more efficient. ठीक है, तो that is what we are talking about in this particular point. ठीक, point number 2, नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट फिक्स ही नहीं कर रही है प्राइस, गवर्नमेंट को कुछ करना ही नहीं है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है. So for this purpose, for maintaining a price, government need not keep exchange, the foreign reserves for this, right? So there is no need for the government to hold large foreign exchange reserves. So उसकी वजह से क्या होगा? वो पैसा यहाँ इसके लिए नहीं रखना, that can be used for the other purpose. It enhances movement of capital across different parts of the world and promotes international growth. ठीक है. Third one, optimum utilization of resources. So as I just said in the first point, market forces बच्चों जब भी अप्लाई करते हैं compared to the government, otherwise that depends upon the need. So market forces जब भी अप्लाई करते हैं,
सिचुएशन इज ऑलवेज मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो दैट शुड बी समवेयर गिवन ऑन टू द मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। So it provides the opportunity for optimum utilization of resources and raises the level of efficiency in the economy, right? Because we are not fixing a fund price, we are not keeping huge reserves just to maintain that particular price. ठीक है? So I hope we are clear with the three merits of the flexible exchange rate system. ठीक? Now coming on to the demerits. So demerits में भी आपके पास यहाँ पे 3 points हैं. First one, instability in the exchange rate. That's the very essence of this system, right? तो fluctuation रहेगी, instability रहेगी, because obviously we are strictly going by the demand and supply forces. We are not bound by the fixation of the government. So external value of domestic currency keeps on changing, ठीक है, as per the demand and supply of foreign exchange. और इसमें उतार चढ़ाव रहेगा या फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगी तो अनसर्टेनिटी को लीड करेगी, राइट? सो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द मेरिट जो आपने फिक्स में पढ़ा था, ठीक है? So it creates uncertainty about the amount of receipts and payments in foreign exchange transactions. For example, if I say dollar has gone cheaper, right? जैसे हम पहले करते आए हैं, तो अगर मैं लिखूं $1 पहले 70 का था, अब that same dollar now is for 65, ठीक है? तो डॉलर का प्राइस कम हो गया हमारे लिए, डॉलर इज चीपर नाउ, राइट? सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? एंड इफ यू सी फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट्स परस्पेक्टिव, तो पहले $1 खर्च करके फॉरेनर्स को, यूएस वालों को कितना मिल रहा था? ₹70 वर्थ, राइट? अब सेम डॉलर खर्च करके उनको कम मिल रहा है, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम इन्हीं अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं. सो इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी अबाउट the amount of receipts and payments in foreign exchange transactions because prices fluctuate हो रहे हैं, ठीक है? So such instabilities hamper foreign trade. ठीक? Second point बच्चों, speculative activities. तो याद करो, we said जब हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ा, हमने कहा वहां पे स्पेक्यूलेशन नहीं पॉसिबल बिकॉज दैट प्राइस वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रेट इज बीइंग गवर्न्ड बाय, इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो प्राइस स्टेबल रहेगा, स्पेक्यूलेशन नहीं पॉसिबल. बट यहाँ पे प्राइस इज ऑन टू द मार्केट फोर्सेस, तो स्पेक्यूलेशन यहाँ पे वेरी मच इज पॉसिबल, ठीक है? तो जब प्राइस कम होगा तो दैट मेक्स इट अ राइट सिचुएशन, अ राइट सिनेरियो कि हम करेंसी खरीदें या वहां की कोई चीज खरीदें, और जब प्राइस बढ़ जाए तो हम उसको बेच दें इन ऑर्डर टू हैव अ कैपिटल गेन, ठीक है? तो स्पेक्यूलेटर्स मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट्स टू लो और टू हाई, राइट? तो डिमांड या सप्लाई के हिसाब से, ठीक है? तो मैनिपुलेट किस तरीके से करेंगे? एक्सचेंज रेट टू लो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सो इफ आई से वी इंक्रीज द सप्लाई, राइट? या डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाए तो क्या होगा? प्राइस एकदम गिर जाएगा. एंड सिमिलरली ऑन दी हायर साइड, अगर हम डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो एकदम से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? सो दैट इज द आर्टिफिशियल डिक्रीज और इंक्रीज. सो दैट इज द मैनिपुलेशन. So this makes the foreign exchange market unstable and even vulnerable and discourages foreign trade and foreign investments. तो uncertainty बढ़ेगी तो हमेशा foreign trade और foreign investment negatively affect होंगे, ठीक है? थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. इसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी. सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू से जो यहाँ पे, चलो मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखती हूँ, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से earlier $1 was for 70, now that same dollar is for a 75, ठीक है? तो ये हमने, अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कह रही हूं तो बच्चों ये कौन सी सिचुएशन है? डेप्रीसिएशन ऑफ द करेंसी, राइट? डोमेस्टिक करेंसी. और इसकी वजह से क्या होगा? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, राइट? तो सरप्लस तो होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस. बट व्हाट इज हैपनिंग फॉर अस? $70 का $1 था, अब वही डॉलर 75 का हो गया. तो जो हमारे जरूरी वाले जो इंपोर्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑयल इंपोर्ट्स या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स, सम मशीनरी, वट एवर वी आर बाइंग फ्रॉम देयर, तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है? सो कॉस्टली इंपोर्ट्स imply what?
वी विल हैव इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। ठीक है, तो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। सो इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसी एंगल की बात की है कि इंपोर्ट्स कॉस्टली हो गए इसलिए इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। नहीं तो अदरवाइज अगर हम यहाँ से भी देखें एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, सो दैट इंप्लाइज अ राइजिंग डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स। डिमांड बढ़ती है उससे भी प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन व्हाट वी कॉल एज। बट अगर आप इतना भी करो दैट विल ऑल्सो डू। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बच्चों, राइट? ओके, सो दैट रिमाइंड्स मी वन थिंग। अभी जब मैंने फिक्स्ड के बिफोर वी मूव टू द डिफरेंस, जब मैंने आपको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में वो पॉइंट कराया था, सो वांट टू हाईलाइट दिस वन। ये वाला आपको पॉइंट जब मैंने दूसरे पीडीएफ में से कराया था वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। तो वॉट एवर, अगर आपको वो समझ आ गया बड़ी अच्छी बात है, वो कर लें। नहीं तो अगर आपकी बुक में ये वाला जैसे रिलेटिवली न्यूअर एडिशन अगर ये दिया हुआ है तो ये भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। So to achieve stability वाला point, right? If you remember, we talked about a weaker exchange rate, a stronger exchange rate, what the government would do. So government undertakes to buy foreign currency when there is excess supply of foreign exchange. This would be or should be ideally relatively easier for you. जब एक्सेस सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई को अगर कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस गिर जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी डोंट वांट, राइट? तो प्राइस को स्टेबल मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करेगा? अगर एक्सेस सप्लाई है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, तो बाय कर लेगा। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं, बाय फॉरेन करेंसी व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड द ऑपोजिट हैपेंस द अदरवाइज, एंड सेल्स इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होगी तो मार्केट में शॉर्टेज है, तो कौन सप्लाई करेगा? गवर्नमेंट, और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दी आरबीआई। ठीक है, आपको ये पॉइंट आसान लगे, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, आप ये कर लो। पुरानी बुक में स्ट्रॉन्ग और वीक एक्सचेंज रेट वाला था, मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। वॉट एवर सूट्स यू, लर्न दैट। ठीक है, सो वी आर डन विद the concepts of fixed and flexible exchange rate, right? So now I want to go back to the difference, discussing the difference between the fixed and flexible exchange rate. अब बच्चों यहाँ पे ये मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है 3 नंबर के लिए मोस्टली, राइट? सो फर्स्ट ऑलवेज हैज टू बी द मीनिंग लाइक आई ऑलवेज हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। सो फिक्स एक्सचेंज रेट हमने क्या पढ़ा था? इज दैट सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, flexible exchange rate is that system in which exchange rate is determined by the market force of demand and supply of foreign exchange. ठीक है, सेकेंड वन गवर्नमेंट कंट्रोल, पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं हमारे पास बचा। फिक्स एक्सचेंज रेट में कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबल में होता ही नहीं है। सो फिक्स एक्सचेंज रेट देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, राइट, एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। ठीक है, there is absolutely no government intervention flexible में, and it fluctuates freely according to the market conditions. ठीक है, आप सिर्फ इतना भी लिख दो तब भी चलेगा। तो फिक्स में इज कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्लेक्सिबल में, राइट? दैट मेक्स इट क्लियर। ठीक है, तो यहां तक भी आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है? अभी हम पढ़ चुके हैं, स्टेबिलिटी फिक्स में ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल इज bound by or is vulnerable to fluctuations. So fixed exchange rate, the exchange rate generally remains stable and only a small variation is possible, and that also is governed by the government. Flexible exchange rate, it keeps on fluctuating or changing. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड करना चाहे, वैसे बेसिकली यही 3 पॉइंट्स हैं। एक और पॉइंट आप ऐड करना चाहें विच बिकम्स लाइक रिलेटेड टू दिस गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द स्टेबिलिटी वाला जो हमने पढ़ा था। सो मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी,
फ्लेक्सिबल में वो जरूरत नहीं होती है. यू कैन ऐड दैट पॉइंट एज वेल, बट बेसिक 3 points, द मेन ones, are the meaning, government control and the stability. ठीक है, I hope you are clear with this. One last thing for this lecture बच्चों, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, difference between devaluation and depreciation. So this also becomes a possible question for 3 marks. ठीक है, हम पढ़ चुके हैं चेंजेस, devaluation, revaluation, depreciation और appreciation, और ये इस पे मैंने एक और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया. ठीक है, बट दिस इज अनदर वन, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस वाला क्वेश्चन. फर्स्ट वन, ऑलवेज द मीनिंग, वही डेफिनेशन है. devaluation refers to reduction in the price, right, of domestic currency in terms of all foreign currencies under fixed exchange rate regime or system. ठीक है, यहाँ पे ये प्लीज ऐड कर दें, तो अगर ये ऊपर वाली डेफिनेशन मार्क करो, devaluation refers to reduction in the value of domestic currency vis-a-vis, ये भी लिख सकते हो, by the government. Don't miss this thing out. ठीक है, depreciation refers to a fall, यहाँ पे रिडक्शन या डिक्रीज आएगा, यहाँ पे फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम और बाय या ड्यू टू, सो आफ्टर दिस, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अकरेंस, यहाँ पे लिख देंगे. So it takes place due to the government and this takes place due to the market forces of demand and supply. ठीक है, थर्ड is your system, जो हमने पहले ही पढ़ ही लिया. devaluation कहाँ पे होता है? takes place under the fixed exchange rate system. flexible कहाँ होता है? under flexible exchange rate system. ठीक है, same thing will apply if you get a difference between revaluation and appreciation. points basis वही रहेंगे, meaning अकरेंस और एक्सचेंज रेट सिस्टम वो आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस, राइट. तो जैसे रीवैल्यूएशन की डेफिनेशन यहाँ पे मार्क करी हुई है, सो यहीं पे मार्क कर लो. रीवैल्यूएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे भी जोड़ देंगे, विज़ावी फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सिमिलरली एप्रिसिएशन इज a rise in the value of domestic currency in terms of foreign currency due to the market forces. I hope we are actually absolutely clear about the fixed and flexible exchange rate systems. ठीक है, so for this lecture I'll stop up till here. Please do revise अभी तक हमने जो भी पढ़ा है. Next class में I will discuss the meaning of the managed floating exchange rate system, जो हमारा तीसरा है, and जो बचा हुआ portion है as regards the determination of exchange rate in the flexible market. ठीक है, so we'll carry on in the next lecture. तब तक के लिए इतना रीड करें and we will meet in the next one, right?